ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। मतलब जिस मशीन ने इंसानों को चांद पर भेजा, जो आज हमारी हर इकॉनमी को चला रही है। और जो आगे चलकर शायद हमारे हर फैसले को प्रभावित करेगी। हाँ बिल्कुल, उस मशीन का अपना खुद का जो आईक्यू होता है ना, वो बिल्कुल शून्य होता है, जीरो। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। सही में। और आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा ही खंगालने वाले हैं। हमारे पास यहाँ मंजिल विद अंसारी के कंप्यूटर साइंस मास्टर क्लास नोट्स का एक पूरा स्टैक रखा है, जिसमें टॉप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज शामिल हैं। तो नोट्स के पहले ही हिस्से में ना कंप्यूटर को एक डम मशीन कहा गया है। अब जो लोग रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की खबरें पढ़ते हैं, उन्हें ये डम शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है। उन्हें लगता होगा कि मशीनें अब खुद सोचने लगी हैं। बिल्कुल, लेकिन नोट्स एक बहुत बेसिक रियलिटी की तरफ इशारा करते हैं। बिना प्रोग्रामेबिलिटी के ये मशीन मेटल और प्लास्टिक के खाली डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। सही बात है। यहाँ तक कि सबसे एडवांस्ड एआई भी सिर्फ उन मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स का पालन कर रहा है जो उस पर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। उसमें कोई अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मशीन में कोई नेचुरल फीलिंग या अपना कोई इंडिपेंडेंट आईक्यू नहीं होता। ये एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। तो मतलब एआई की इंटेलिजेंस भी हार्डवेयर के लेवल पर सिर्फ हाँ और ना यानी ऑन और ऑफ के सिग्नल्स का ही एक बहुत बड़ा जाल है। हाँ, और जीरो आईक्यू का सीधा सा अर्थ ये है कि मशीन के पास कॉमन सेंस नहीं है। उसकी असली ताकत उसकी अकल में नहीं है, बल्कि उसकी डिलिजेंस में है। डिलिजेंस मतलब लगातार बिना थके काम करना। एग्जैक्टली। डिलिजेंस और उसकी कंसिस्टेंसी यानी संगता। जब एक इंसानी दिमाग किसी काम को बार बार करता है ना, तो एक टाइम के बाद कॉग्निटिव फटीग होने लगता है। हाँ, थकान की वजह से गलतियां होने लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन एक प्रोसेसर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं, वो बिना किसी थकान के, बिना अपना फोकस खोए अरबों कैलकुलेशंस एक जैसी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। अगर इसे किसी एग्जाम्पल से समझना हो तो ये किसी ऐसे सुपर फास्ट शेफ की तरह है जो खुद से एक कप चाय भी नहीं बना सकता। अच्छा। हाँ, मतलब वो अंधा है एक तरह से। उसे नहीं पता वो क्या बना रहा है, लेकिन अगर उसे एक रेसिपी दे दी जाए, यानी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए, तो वो 1 सेकंड में बिना गलती किए लाखों डिशेस तैयार कर सकता है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। और इसे ही नोट्स में फ्लो इंजन या आईपीओ मॉडल कहा गया है। आईपीओ मॉडल। हाँ, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये एक सीक्वेंस है। पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर स्टोरेज और आखिर में आउटपुट। ये कोई मैजिक नहीं है। ये बस डेटा का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैकेनिकल फ्लो है। सही कहा। और इस फ्लो की स्ट्रिक्टनेस ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जब हम बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं तो ये चारों एलिमेंट्स एक सीमलेस पाइपलाइन बनाते हैं। लेकिन इस पाइपलाइन को जो चीज़ सच में क्रांतिकारी बनाती है वो है वर्सेटाइलिटी। वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा। और यहीं पर मुझे लगता है पुरानी मैकेनिकल मशीन्स और आज के कंप्यूटर के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखता है। वो कैसे? देखिए, एक सिलाई मशीन सिर्फ सिलाई कर सकती है, एक टाइपराइटर सिर्फ टाइप कर सकता है। लेकिन ये मशीन अब बिना अपना हार्डवेयर बदले सिर्फ सॉफ्टवेयर या उन रेसिपीज को बदलकर अपना पूरा रूप बदल देती है, जिसे टेक्निकली स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब 1 सेकंड में ये किसी आर्किटेक्चर का 3D ब्लूप्रिंट रेंडर कर रही हैं और अगले ही मिलीसेकंड में किसी दूर बैठे सर्वर से डेटा पैकेट्स राउट कर रही है। ये वर्सिटिलिटी ही वो पॉइंट है जिस पर पूरी टेक दुनिया घूम रही है। और इस वर्सिटिलिटी को पॉसिबल बनाने के लिए मशीन के अंदर एक बहुत ही स्पेशल आर्किटेक्चर चाहिए होता है, जो 6 पिलर्स वाला कॉन्सेप्ट नोट्स में दिया है। हाँ, नोट्स कंप्यूटर सिस्टम के 6 मेन पिलर्स की बात करते हैं। सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यानी रैम, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, पर नोट्स ये बता रहे हैं कि सीपीयू के अंदर भी एक मैनेजर और एक कैलकुलेटर होता है। क्या इसे थोड़ा और क्लियर कर सकती हैं आप? कोर में 2 मेन हिस्से होते हैं, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। जो कैलकुलेटर वाला हिस्सा है वो एएलयू है। तो एएलयू सिर्फ कैलकुलेशंस करता है? हाँ, इसका काम सिर्फ फिजिकल कैलकुलेशंस करना है, मैथमेटिकल जैसे जोड़ घटाव और लॉजिकल जैसे एंड और नॉट गेट्स का यूज करके। लेकिन एएलयू खुद में अंधा है। उसे नहीं पता क्या करना है। उसे नहीं पता कि कौन सा डेटा कहाँ से लाना है या कैलकुलेशन के बाद उस रिजल्ट को कहाँ भेजना है। अच्छा, तो ये पूरा कंट्रोल वो मैनेजर यानी कंट्रोल यूनिट करता है? वही तय करता है कि कब क्या होगा।
बिल्कुल। कंट्रोल यूनिट पूरे मदरबोर्ड पर टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स भेजती है। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस निकालती है, उन्हें डिकोड करती है और फिर एएलयू को ऑर्डर देती है कि इस डेटा पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। वाह। और यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्ट भी दिया गया है नोट्स में, जिसे हाईलाइट करना बनता है कौन सा? कि इन दोनों के बीच का जो हायरार्की है वो पूरी तरह से एक तरफा है। मतलब कंट्रोल यूनिट हमेशा एएलयू को कंट्रोल करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एएलयू पलटकर कंट्रोल यूनिट को कोई ऑर्डर दे। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी बड़े ऑर्केस्ट्रा में एएलयू वो म्यूजिशियन है जो सबसे तेज वायलिन बजाता है, लेकिन वो तब तक एक भी धुन नहीं निकालता जब तक कि कंडक्टर अपनी छड़ी ना घुमाए। सही एग्जाम्पल है। लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में, ये ऑर्केस्ट्रा बाहरी दुनिया से जुड़ता कैसे है? अगर सीपीयू और रैम एक बंद हाई स्पीड कमरे में बैठे हैं तो बाहर का डेटा उन तक कैसे पहुंचता है? वहीं पर आईओ पोर्ट्स और पेरिफेरल कम्युनिकेशन का रोल आता है। सीपीयू डायरेक्टली किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस से बात नहीं कर सकता। तो बीच में पोर्ट्स होते हैं। हाँ, आईओ पोर्ट्स जैसे आजकल हम USB-C या HDMI देखते हैं, ये हार्डवेयर ब्रिजेस का काम करते हैं। जैसे ही माउस हिलता है, वो पोर्ट के थ्रू सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। इंटरप्ट सिग्नल? हाँ, सीपीयू अपना करंट काम 1 माइक्रोसेकंड के लिए रोकता है, उस सिग्नल को रीड करता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। ये इतनी जल्दी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। पर जब हम इस स्पीड की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम सामने आती है। मतलब सीपीयू तो अल्ट्रा फास्ट है, वो गीगाहर्ट्ज में काम करता है। 1 सेकंड में अरबों साइकिल्स। एग्जैक्टली। पर जो हमारी मेन मेमोरी है यानी रैम, वो सीपीयू के कंपैरिजन में काफी स्लो होती है। तो अगर सीपीयू को हर छोटे इंस्ट्रक्शन के लिए रैम तक जाना पड़े तो वो अपना 90% टाइम सिर्फ डेटा के आने का वेट करने में वेस्ट कर देगा। इसे सिस्टम का बॉटलनेक कहते हैं। एक स्पीड गैप बन जाता है। तो इस स्पीड गैप को मैनेज कैसे किया जाता है? इस बॉटलनेक को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का आर्किटेक्चर बनाया गया। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक स्पीड ब्रिज है। ये एक टेम्पररी स्टोरेज होता है ना? सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज नहीं, इसके पीछे एक बहुत डीप प्रिडिक्टिव लॉजिक काम करता है, जिसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये सिर्फ किसी नॉर्मल डेस्क की तरह नहीं है जहां आपने जरूरी फाइल्स रख ली ताकि बार बार कैबिनेट तक ना जाना पड़े। ये उससे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल। इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे किसी हाई एंड रेस्टोरेंट के किचन में एक सूश शेफ काम कर रहा हो। हाँ, उसे पता होता है क्या मांगने वाला है। एग्जैक्टली वो जानता है कि अगर अभी पास्ता का ऑर्डर आया है तो अगली चीज जो मांगी जाएगी वो सॉस या चीज ही होगी। तो वो उन इंग्रेडिएंट्स को पहले से ही चॉपिंग बोर्ड पर लाकर रख देता है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। कैशे मेमोरी ठीक यही करती है। जब सीपीयू रैम से कोई डेटा मांगता है तो कैशे सिर्फ वो एक डेटा नहीं लाती, बल्कि उसके आसपास का पूरा ब्लॉक उठा लाती है, इस प्रोबेबिलिटी पर कि अगला इंस्ट्रक्शन वहीं आसपास होगा। सही पकड़ा। और क्योंकि कैशे फिजिकल रूप से सीपीयू चिप के बहुत पास होती है, तो जो लेटेंसी है, जो डिले है, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और इसका सीधा असर सिस्टम के थ्रूपुट पर पड़ता है। हाँ, थ्रूपुट यानी पर यूनिट टाइम में सिस्टम ने कितने प्रोसेसेस पूरी तरह से कंप्लीट किए। तो एग्जाम्स और टेक इंटरव्यूज के हिसाब से ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच का जो फास्ट बफर होता है वो हमेशा कैश मेमोरी ही होती है। बिल्कुल। ये तो हुई मशीन के अंदर की स्पीड और हार्डवेयर आर्किटेक्चर की बात। लेकिन सवाल ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस इस पूरी स्पीड को गाइड करते हैं वो मशीन तक पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि इंसान और उस सिलिकॉन की लैंग्वेज में तो जमीन आसमान का फर्क है। डिजिटल दुनिया पूरी तरह से बाइनरी पर चलती है, सिर्फ 0 और 1। यानी वोल्टेज का हाई होना या लो होना। सही। और यहीं पर हार्डवेयर का एवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे नोट्स में ऑप्टिकल माउस का एग्जाम्पल दिया गया है कि हम मशीन को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं। पहले के जो मैकेनिकल माउस होते थे उनमें एक रबर की बॉल होती थी। हाँ, वो भारी सी बॉल जो नीचे होती थी। होने की वजह से उसमें धूल और कचरा फंस जाता था। फिर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी आई जिसने इस मैकेनिकल प्रोसेस को ही खत्म कर दिया। पर सिर्फ रबर बॉल को हटाना ही तो ऑप्टिकल माउस नहीं है ना, उसके अंदर का साइंस क्या है? असल में एक ऑप्टिकल माउस एक बहुत ही छोटा और फास्ट कैमरा होता है।
इसमें एक एलईडी या लेजर होती है जो सरफेस पर लाइट डालती है और एक छोटा सेंसर 1 सेकंड में हजारों पिक्चर्स क्लिक करता है। हजारों पिक्चर 1 सेकंड में? वाओ! हाँ, और अंदर लगा एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यानी डीएसपी इन पिक्चर्स को कंपेयर करता है और कैलकुलेट करता है कि माउस किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से मूव हुआ है। ये एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक फिजिकल मूवमेंट को मैथमेटिक्स और डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। पर ठीक है, इंसान हर काम सिर्फ माउस हिलाकर तो नहीं कर सकता ना, हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी लिखने होते हैं। वहीं पर ही ट्रांसलेशन स्टेयरकेस यानी अनुवाद की सीढ़ी का कॉन्सेप्ट आता है। इंसान 0 और 1 की लैंग्वेज में नेचुरली नहीं सोच सकता और सीपीयू को इंग्लिश या हिंदी समझ नहीं आती। इसे गैप को कवर करने के लिए ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग-अलग लेवल्स बनाए गए हैं। सबसे नीचे होती है मशीन लैंग्वेज, जो स्ट्रिक्टली जीरोज और वंस में होती है। ये सीपीयू की मदर टंग है। और दूसरी तरफ होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया। इनमें लिखे गए कोड्स हमारी नॉर्मल इंग्लिश जैसे वर्ड्स और मैथ्स के सिंबल्स में होते हैं, जिन्हें कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, सीपीयू डायरेक्टली पाइथन या जावा नहीं समझ सकता। उसके लिए ये सिर्फ रैंडम टेक्स्ट है। तो यहाँ आते हैं ट्रांसलेटर्स। मतलब कंपाइलर या इंटरप्रेटर? हाँ, एक कंपाइलर सिर्फ वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं करता। वो ह्यूमन लॉजिक को, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स या लूप्स को तोड़कर उन्हें सीपीयू रजिस्टर्स के लिए हजारों छोटे-छोटे बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में मैप करता है। ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस तो काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस लग रहा है। और नोट्स में भी एक स्ट्रिक्ट रूल दिया गया इसके बारे में कि हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझता है। इसलिए सीपीयू बिना किसी ट्रांसलेटर के सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को ही डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। बाकी सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांसलेट होता है। ये अनुवाद की सीढ़ी और ये जो पूरा सिलिकॉन का एम्पायर है, ये एक दिन में नहीं बना है। नोट्स में हिस्ट्री के उन पायनियर्स का भी जिक्र है जिनकी इमेजिनेशन ने आज की डिजिटल युग की नींव रखी थी। ये याद रखना जरूरी है कि कंप्यूटिंग की शुरुआत मैकेनिकल गियर्स और शाफ्ट्स वाली मशीन से हुई थी। चार्ल्स बैबेज का नाम आता है सबसे पहले, राइट? जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है। बिल्कुल। 1830s में उनका जो एनालिटिकल इंजन का आइडिया था, वो अपने टाइम से बहुत आगे था। उसमें पहली बार एक क्लियर आर्किटेक्चर था, इनपुट, एक प्रोसेसिंग मिल जो एएलयू का पूर्वज था, स्टोरेज और आउटपुट। भले वो स्टीम से चलने वाले ब्रॉस गियर्स थे, पर उस मैकेनिकल मशीन के साथ जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक, फिलोसॉफिकल और टेक्निकल शिफ्ट आया, उसका क्रेडिट एडा लवलेस को जाता है। नोट्स के हिसाब से वो पहली प्रोग्रामर थी। एडा लवलेस का विजन सच में काबिल तारीफ था। उन्होंने उस मशीन को सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं माना, उन्होंने सोचा कि अगर मशीन नंबर्स मैनिपुलेट कर सकती है तो वो सिंबल्स या म्यूजिक पर भी काम कर सकती है। उन्होंने उस मशीन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा था। एक तरह से वही सॉफ्टवेयर के आइडिया का जन्म था। अगर हम प्रोग्रेस का स्केल देखें तो नोट्स में अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर और आज के लैपटॉप्स का कंपैरिजन बहुत आंखें खोलने वाला है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जिसने मून लैंडिंग जैसा कॉम्प्लेक्स मिशन अकेले हैंडल किया था, उसका वजन करीब 70 पाउंड यानी लगभग 32 किलो था। और उसकी मेमोरी स्टोरेज कितनी थी पता है? सिर्फ 64 किलोबाइट्स। आजकल तो एक नॉर्मल फोटो भी कुछ मेगाबाइट्स की होती है। वही तो, उस 64 केबी में पूरा नेविगेशन और लैंडिंग लॉजिक फिट था। और आज किसी के भी बैग में रखा 2 किलो का लैपटॉप या जेब में रखा फोन उस मून लैंडिंग कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। आज हम टेराबाइट्स में डील करते हैं, लेकिन ये हार्डवेयर एवोल्यूशन यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब हम फिजिकल हार्डवेयर की लिमिट्स तोड़कर क्लाउड में एंटर कर चुके हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आज के आईटी लैंडस्केप का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पहले क्या होता था कि हर कंपनी को अपने डेटा के लिए बड़े बड़े सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, उन्हें ठंडे कमरों में रखना पड़ता था, मेंटेनेंस का अलग खर्चा। हाँ, लेकिन क्लाउड का कोर आइडिया ये है कि कंप्यूटिंग पावर अब एक यूटिलिटी बन चुकी है, जैसे बिजली या पानी। जब जरूरत हो टैप ऑन करो और यूज करो। नोट्स में निस्ट द्वारा डिफाइन किए गए क्लाउड के 5 मेन पिलर्स हैं। उन्हें बस रटने के बजाय अगर हम उनका मैकेनिज्म समझें तो बात क्लियर हो जाती है। जैसे रैपिड इलास्टिसिटी और रिसोर्स पूलिंग। आप इसे किसी ई कॉमर्स साइट के एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। हाँ, मान लीजिए किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल के टाइम अचानक ट्रैफिक 100 गुना बढ़ जाता है। एक नॉर्मल फिजिकल सर्वर तो तुरंत क्रैश हो जाएगा, ओवरलोड की वजह से। लेकिन क्लाउड में एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जिसे हाइपरवाइजर कहते हैं। वो बड़े फिजिकल सर्वर्स को छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स में बांट देती है,
जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली बचे हुए सर्वर से प्रोसेसिंग पावर खींचकर उस वेबसाइट को दे देता है। और जब ट्रैफिक नॉर्मल होता है तो रिसोर्सेज वापस पुल बैक कर लेता है। यही ट्रू इलास्टिसिटी है। और इसी डायनामिक नेचर से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ट्रैप अलर्ट जुड़ता है नोट्स में। प्राइसिंग को लेकर एग्जैक्टली कुछ लोगों को लगता है कि क्लाउड सर्विसेज की कोई फिक्स्ड प्राइसिंग होती होगी, पर ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग कभी भी फिक्स्ड प्राइसिंग मॉडल पर काम नहीं करता। ये पूरी तरह से पे एज यू गो या मेजर्ड सर्विस पर चलता है। व्हाट्सएप जितना सीपीयू साइकिल या जितना स्टोरेज आपने यूज किया, बिल्कुल उतना ही बिल आएगा। यही ट्रैप अलर्ट हमें नोट्स के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है, जो है वोकैबुलरी या शब्दावली की एक्यूरेसी। ये सिर्फ एग्जाम्स में ऑड वन आउट वाले सवाल सॉल्व करने की बात नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी की हार्डवेयर और सिस्टम टैक्सोनॉमी की समझ कितनी डीप है। रूल बहुत क्लियर है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल होते हैं। पर एग्जाम्स में ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं जो टेक्निकल लगते हैं पर उनका फील्ड अलग होता है। जैसे इरिथ्रोसाइट्स का ऑप्शन दे देना, जो सुनने में कॉम्प्लेक्स टेक वर्ड लगता है, पर असल में वो रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नाम है। वो बायोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टेशनरी और कंज्यूमेबल्स को लेकर। जैसे पेपर यानी कागज, लोग सोचते हैं कि प्रिंटर से पेपर निकलता है तो वो कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा हो गया, पर एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कागज सिर्फ एक आउटपुट का मीडियम है। वो एक कंज्यूमेबल आइटम है जिसे बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। सही बात। वो मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क की तरह कोई कंपोनेंट नहीं है जो डेटा प्रोसेस करता हो। ये क्लैरिटी एक नॉर्मल यूजर और टेक सेवी प्रोफेशनल में फर्क करती है। ये क्लासिफिकेशन हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाती है। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, उनका कनेक्शन कैसे होता है, ये आज के टाइम में बेसिक लिटरेसी बन चुकी है। तो आज के इस विश्लेषण को अगर हम सम अप करें तो हमने सफर की शुरुआत तो 0 IQ वाली डम मशीन से की थी। हमने देखा कि कैसे सीपीयू के अंदर का कंट्रोल यूनिट एक स्ट्रिक्ट मैनेजर की तरह ALU को चलाता है। कैशे मेमोरी के उस प्रिडिक्टिव स्पीड ब्रिज को भी समझा। हाँ, और जिसे ऑप्टिकल माउस हजारों फोटोज क्लिक करके मोशन को मैथ्स में बदलता है। कैसे कंपाइलर्स हमारी लैंग्वेजेस को उन जीरोज और वंस में ट्रांसलेट करते हैं। और आखिर में कैसे चार्ल्स बैबेज के उन मैकेनिकल सपनों ने आज के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप ले लिया है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।